अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं या इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियां जरूरी हैं? इस एक मामले पे पीपल्स पार्टी इतने यूटर्न ले चुकी है कि अब यूटर्न की गिनती भी मुश्किल हो गई है। मगर अहम बात यह है कि अब इस मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी आमने सामने आ गए, जो तकरीबन एक माह तक इस मामले पर बिल्कुल खामोश थे। मगर अब दोनों रहनुमाओं की इस मामले पर जो राय सामने आई है वो बिल्कुल मुतजाद है। अहम बात यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल पूरे एक माह की खामोशी के बाद खुलकर यह मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना लाजिम है, इसलिए इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। मगर आज सुबह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सीसी और बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ के बरक्स ये बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। यानी पूरी पीपल्स पार्टी और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नई हल्का बंदियों के बजाय 90 दिन में इलेक्शन को जरूरी करार दे रहे हैं। मगर आसिफ अली जरदारी ने 90 दिन में इंतखाबात के बजाय हल्का बंदियों को जरूरी करार दे दिया है। लेकिन आज जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस बयान पर सवाल हुआ तो बिलावल ने दो टोक लफ्जों में अपने वालिद से इख्तलाफ करते हुए ये कहा कि वो सिर्फ घर की बातों पर आसिफ अली जरदारी के पाबंद हैं, लेकिन आइन और कानून और सियासी मामलात में वो आइन के पाबंद हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा, अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि सीसी इजलास में 90 दिन में इलेक्शन पर बात हुई थी, इसलिए वो सीसी के फैसलों के पाबंद हैं। 90 दिन में इलेक्शन का मामला बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को अब सामने ले आया है और शायद ये पहला मौका है कि जब बिलावल ने किसी मामले पर अपने वालिद से खुलकर इख्तलाफ का इजहार किया है। जबकि कौमी असम्बली से अपने आखिरी खिताब में बिलावल ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से ये शिकवा भी किया था कि वो चाहते थे कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐसे फैसले लें जिससे उनके और मरियम के लिए आगे चल के सियासत आसान हो। मगर ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसी ही हम भी करें। बहरहाल बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के मुतजाद मौक़िफ़ और इस मामले पर पीपल्स पार्टी के यूटर्न के बाद सवाल पैदा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है। पीपल्स पार्टी बार बार अपना मौक़िफ़ क्यों बदल रही है। पीपल्स पार्टी ने पहले मुल्क में बर वक्त इंतखाबात को जरूरी करार देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होने चाहिए। मगर सीसीआई इजलास में पीपल्स पार्टी ने हैरानकुन तौर पर यूटर्न लेते हुए नई मरदमशुमारी की मंजूरी के हक में वोट दिया, जबकि उस बात का उनको इल्म था कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी से इलेक्शन में यकीनी ताख़ीर होगी। मगर इसके बाद पीपल्स पार्टी ने फिर यूटर्न लिया और ये मौक़िफ़ अपनाना शुरू किया कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां ज़रूरी नहीं है। सीसीआई के इजलास में हल्का बंदियां ना करवाने की बात हुई थी। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन को लाजमी करार देता है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीसी में भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया और तकरीबन एक माह की खामोशी के बाद कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इलेक्शन कमीशन से 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों के बजाय 90 दिन में इलेक्शन को जरूरी करार देती रही, मगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज एक और यूटर्न लेकर पूरा गोल चक्कर ही काट लिया है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बरक्स ये कहा है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क हैं तो हम सब हैं। आसिफ अली जरदारी का यह बयान बहुत अहम है, मगर इस बयान से कई सवालात भी पैदा होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मगर साथ ही इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों को जरूरी करार देकर इलेक्शन में ताखीर की राह भी हमवार कर रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इलेक्शन कमीशन पर दोगली पॉलिसियों का इल्जाम लगाकर यह मुतालबा किया था कि फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी करे, मगर आज आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आसिफ अली जरदारी के आज के बयान
और उस पर बिलावल के रद्द-ए-अमल से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान वाकई कोई असूली इख्तलाफ है या मुफाहमत और मुजाहमत को साथ साथ चलाने के लिए गुड कॉप और बैड कॉप खेला जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यही पूछ लेता हूं कि आप कहां खड़े हुए हैं, बिलावल साहब के साथ खड़े हुए हैं या जरदारी साहब के साथ खड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तीनों इकट्ठे खड़े हैं, सारी पार्टी इकट्ठी खड़ी है। सारी पार्टी इकट्ठे खड़ी हुई है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, और एक मुश्तरका तौर पे पार्टी चलाते और सब उनकी क़यादत में मुतफ़िक़ है। यही बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है जरदारी साहब हैं। हाँ। तो ये इसीलिए बयान में फ़र्क है, दोनों के मौक़िफ़ में फ़र्क है कि एक बतौर पी सदर बयान दे रहे हैं और दूसरा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हैसियत से बयान दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें, उन्होंने जरदारी साहब ने आज दो बातें की, मईशत के हवाले से की और इलेक्शन के हवाले से की। मईशत के हवाले से उनका यह था कि क्योंकि आजकल जो कोल्ड वार कहें या जो भी कहें, टुक टुक जो शुरू है, थोड़ा PMLN, JUI, पीपल्स पार्टी, कुछ बयान आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से या रहनुमाओं की तरफ से। उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सियासत नहीं है, मईशत का टाइम है। जिस तरह उन्होंने लाहौर में एप्टामक से और बाकी ट्रेडर से मुलाकात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, उस हवाले से उन्होंने बात की। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी, देखें इलेक्शन कमीशन आपकी इंटरव्यू में गालिबा मैं क्या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मैंने कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशनर पे भरपूर एतमाद, उनके जो माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम ये चाहते हैं, हमारा जब डेलीगेशन गया था उनके पास, हमने ये कहा था कि आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन प्लस डिलिमिटेशन का सिस्टम करें, तो उन्होंने कहा हम कुछ करते हैं। हाँ। अभी उन्होंने दे दिया 30 नवंबर की डेट। अब हमारी CC होने जा रही है अगले हफ्ते लाहौर में, और इस पे जो भी उनका वो है उसका लामल जो नेक्स्ट फ्यूचर के हम उस पर डिसाइड। चले, आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ नहीं, फिर क्या वजह है कि बदीन में आज बिलावल साहब ने ये कहा कि घर की बातों पे सिर्फ आसिफ अली जरदारी के बयानात का पाबंद हूँ, आइन और कानून और सियासी मामलात में आइन का पाबंद हूँ, जो CC का फैसला है मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। यानी कि वो क्लियरली कह रहे हैं कि घर की बातों पे उनकी बात सुनूंगा, आइन और कानून में घर की बात नहीं चलती, आइन ही की बात चलती। देखें, वो एक उनको क्वेश्चन वहाँ पर बदीन में पुट किया गया था और उन्होंने कहा था कि हमारी CC की मीटिंग होने जा रही है, उस पर हम फ्यूचर का जो हमारा लामल है, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन से मीटिंग की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट दी 30 नवंबर की, उसके बाद हमारा ये फैसला था कि हमने सारी डिस्कशन CC में लाहौर में करनी है, उसके बाद हम फ्यूचर का लामल देंगे। एज ए बेटा उन्होंने कहा है कि घर के मामला तो मेरे बड़े हैं, सारे करें, बाकी चीज़ें पार्टी मामला जो है वो CC डिसाइड करती है, तो हम CC ने डिसाइड करना है। इस पूरे मामले पे आपने इतने यूटर्न लिए कि आपने 2 गोल चक्कर मुकम्मल कर लिए, तीसरे पे चले जाते हैं। तीसरा भी कर लेंगे। लेकिन ये मुझे बात बताएं, आप लोग तो बड़ा ऑन रिकॉर्ड थे कि CCI में, और आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद सब आप लोग बैठे, शहरी रहमान साहब, आपकी सारी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, और आपने कहा कि देखिए डीलिमिटेशन का तो जिक्र ही नहीं है आइन में कहीं, खास तौर पे जब सूबों की सीटें नहीं बढ़ रही हैं तो डीलिमिटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। ये कहां से आ गया, बीच में पाबंदी कहां से आ गई है उन पे? आप तो कहते थे ही नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी ये है कि आप अगर सीटें बढ़ा रहे हैं तो आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो आप डिलिमिटेशन में आप सीटें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम जब इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे, हमने उनको यही पॉइंट ऑफ व्यू कहा था कि आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ ज़िलों के अंदर जो है आप जो भी बाउंड्रीज हैं उसको आगे पीछे कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आपने पिछले साल भी डिलिमिटेशन की, आपके पास सब कुछ कंप्यूटर में मौजूद है और वो बड़ा इजीली हो सकता है। अगर 60 दिन में अगर असेंबली टाइम पूरा करती और 60 दिन में इलेक्शन होता तो आप 45 दिन में इलेक्शन कराते। तो आप वो इलेक्शन प्लस डिलिमिटेशन को आप चीज़ों को इकट्ठा कर लें और 90 दिन में आप इलेक्शन करा लें। लिहाजा हमारे यही पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी है कि इलेक्शन जो है, कल बिलावल साहब की भी एक प्रेस टॉक हुई थी, उसमें भी यही कहा था कम से कम इलेक्शन की डेट तो दे दें ना। आप सारा स्केड्यूल दे रहे हैं, उसके बाद अंधेरा है। भैया आप बताएं कि इलेक्शन कब है। चलो फॉर एग्जांपल एक बात, मिसाल के तौर हम 30 नवंबर इन्होंने कह दिया कि हम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कब होंगे आपको मुझे पता है? शेड्यूल का ऐलान करें आपको मुझे कोई पता नहीं। शेड्यूल तो आया नहीं ना अभी। ये सुन रहे हैं कि जी फरवरी में होगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, साल बाद होगा, लेकिन 2 पहले साल जो बाद आइन की इंटरप्रिटेशन है वो तो दुरुस्त कर लेना। जो 4 पी वाली पीपल्स पार्टी है जिसके सदर है जरदारी साहब, वो कहते हैं कि पाबंदी है इलेक्शन कमीशन पे कि वो डिलिमिटेशन करवाएगी भैया। लेकिन आप और मुराद अली शाह साहब और आपकी CC कहती है कि नहीं, ये तो कोई है नहीं, आइन में तो लिखा हुआ यार। देखें 2-3 चीज देखें, अगर वो डिलिमिटेशन के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है इलेक्शन कमीशन, तो वो बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सीटें बढ़ाने के लिए नहीं है कि आपने बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन तोड़नी है और नई सीटें बढ़ानी है। आप भी विद इन डिस्ट्रिक्ट करनी है, बहुत ही आसान काम है। आपके सूबे, आपके डिस्ट्रिक्ट के दफातर, आपके जो है
सेंट्रल ऑफिस, ये चीज़ें बहुत आपने पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 1 साल पहले कर चुके हैं। इतना प्रोसेस लंबा नहीं है जितना आप करना चाहते हैं कि आप इसको लंबा खींच रहे हैं नवंबर तक और फिर मैं उसको उसके बाद पता नहीं क्या होना है। उसके बाद देखें, उसके बाद अपीलें होनी है। आप मुझे बताएं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस पड़े हुए हैं और पार्लियामेंट का टाइम ख़त्म हो गया है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयान में वाज़े इख्तलाफ हमें तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा भी, तब भी आप कहेंगे मुझे इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इख्तलाफ नहीं है तो फिर क्या ये गुड कॉप बैड कॉप है कि कल बिलावल साहब ने काफ़ी सारी बात कर गए 90 दिन में इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि दोगली पॉलिसी है, और आज ज़रदारी साहब आके थोड़ी मुफाहमाना लाइन ले रहे हैं, तो क्या गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं अगर इख्तलाफ? देखिए, बिलावल साहब ने लाहौर पहुँचते पहुँचते उनको 3 दिन उन्होंने विजिट करने हैं। कल भी मीडिया टॉक करेंगे, परसों भी मीडिया टॉक करेंगे, मुल्तान में भी मीडिया टॉक करेंगे। तो अपने चीज़ें हमारी जो है वो पार्टी की बिल्कुल क्लियर होगी। गुड कॉप बैड कॉप नहीं। माजी में अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, आप ये कहते थे कि बिलावल साहब का एक बयान है, ज़रदारी साहब का एक बयान है, बाकी पार्टियों के मुतालिक भी ये बयान चलते थे, PMLN की तरफ से फलां का ये बयान है। कोई चीज़ नहीं, हम दोनों जो है हम एक पेज पे हैं, एक पेज पर है। और फिर एक पेज पे आप मतलब इस गोल चक्कर में जो आप बार बार काट रहे हैं उसमें सब साथ ही है ना, क्योंकि मैं ज़रा बता दूं लोगों को भी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, भूल गए कि जब CCI थी उससे पहले आप लोगों ने वाज़े स्टैंड लिया कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होने चाहिए। फिर CCI में आप लोग गए, आपने मर्दमशुमारी को अप्रूव कर दिया और ये पता था डिलिमिटेशन होगी, वज़ीर आज़म तो पहले ही कह चुके थे, लेकिन फिर आप बाहर निकले, आपने कहा नहीं डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पे हो, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं नहीं डिलिमिटेशन पाबंदी है, वो पाबंद है करने की। देखिए, पाबंद है यार। ज़रदारी साहब का बयान तो क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। देखिए, इस बात से इत्तेफाक करें? नहीं, मैं कोई इत्तेफाक नहीं करता। 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। कहाँ का ज़रदारी साहब कह रहे हैं हल्का बंदियां कराएं, वो 30 नवंबर की वही हल्का बंदियों में बड़ा देखें, जो डिलिमिटेशन ये होनी है ये बहुत वो तो हो चुका है, उस पर तो आपकी मीटिंग भी हो चुकी है। 90 दिन वो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज है। अब जब हमने मीटिंग की CP के साथ, उन्होंने 30 नवंबर की हमें डेट दे दी है। अब जो 30 नवंबर की डेट दी है, हम इसी CC में जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने 90 दिन की इसमें इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल भी नहीं दे रहे हैं। हमें तो ये भी कहा गया था हम इलेक्शन शेड्यूल भी दे देंगे, शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। तो इस शेड्यूल में मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। और ऐसा ना खुदा ना खास्ता कि दिसंबर में सारी जमातें जो आज हमें टुक टुक कर रही हैं, हमें फिर कहें कि एक ट्रक पे बैठे और इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएं। आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख शायद दिसंबर तक ही ना मिले? मुझे तो ये लग रहा है। तो फेब में इलेक्शन भी नहीं होंगे फिर? खुदा ना करे। आपको डाउट है इस बात पे? मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि डाउट। मैंने तो सुना है कि यकीन दहानी करवाई गई है और नून लीग भी कहती है हमें यकीन दहानी है कि फरवरी में हो जाएंगे इलेक्शन। चले खुदा करे। आपको यकीन दहानी करवाई गई है? हम तो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वरना दिसंबर में हमारे नून के भाई ऐसे ना हो कि हमें कहें कि जी आए। ऐसे कैसे है कि आप लोग एक साथ हुकूमत में थे, सारी डिस्कशन साथ होती थी, उनको एतमाद है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, कमिटमेंट पूरी हो जाएगी, आप कह रहे हैं पता नहीं, अल्लाह करे हो जाए। और बहुत ज़्यादा। तो आपको मतलब अभी तक खदशा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं फरवरी से भी आगे? देखिए, अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं, आप इसमें खामोश हैं, तो इससे क्या मतलब है? तो ज़रदारी साहब मुतालबा करते हैं ना आज, वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि पूरा एतमाद है, वो तो तारीख मांग ही नहीं रहे। देखिए, एतमाद की बात और है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मुझे उन पर एतमाद है। उनका जो माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा क्लीन और क्लियर उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हम CC में बात पुट करेंगे और हम CC के बाद शायद हम ये डिमांड करें कि इलेक्शन की डेट तो दें कम अज़ कम। लेकिन ज़रदारी साहब तो एतमाद की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने तो कल कहा, आप भी कह रहे हैं एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, बिलावल साहब ने तो कहा दोगली पॉलिसी है कि सिंध के साथ एक और सलूक है, पूरे पाकिस्तान के साथ अलग सलूक है। कह रहे हैं हमारी स्कीम्स भी बंद कर दी, डेवलपमेंट और ट्रांसफर पोस्टिंग भी हमारे सूबे में की जा रही है, जबकि शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। देखिए, ये हमने इलेक्शन कमीशन में बात टेकअप की थी कि सिंध में जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी और ख़ासकर जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए जा रहे थे, बाकी स्कीमें थी, उन पे उन्होंने बंद कर दिए थे। हमने कहा ये केयर टेकर हुकूमत पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, खैबर पख्तूनख्वा में नई डेवलपमेंट स्कीम्स भी चल रही हैं, नए काम भी चल रहे हैं, सब कुछ नए हो रहे हैं, पंजाब में भी ऐसे हो रहे हैं। आपने सिंध में सब कुछ वो कर दिया, लेकिन आप जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, कम से कम आप उनको तो फंडिंग करें जो चीज़ चल रही है, और ख़ासकर सैलाब ज़दगान के लिए जो हमारा काम था, इस पर हमने उस पर पॉइंट ऑफ व्यू किया। दूसरी ये है कि आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया और आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कर दी है। आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे, उसके बाद आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, DCs, SPs, वॉटएवर जो भी चीज़ें होती है। तो वैसे बिलावल साहब का और आपकी जो पार्टी का असूली मौक़िफ़ है 90 दिन का, या फिर मसला कुछ और है? क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि आप चाहते थे केयर टेकर गवर्नमेंट में कुछ हिस्सा मिल जाए, फिर आप इस बात से परेशान है कि ब्यूरोक्रेसी को जो है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, फिर कुछ आपके करीबी लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा रहा है। इस वजह से आप ये प्रेशर डाल रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, या फिर असूली पोजीशन है आपकी? 90 दिन की असूली पोजीशन है। जहाँ तक आप नो फ्लाई लिस्ट है या जो भी आप कह रहे हैं, उस पर TVs पे चलता है, अखबार में आता है कि जी इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया। अब हमारे कुछ वज़रा थे बाहर गए, वापस भी आ गए। ज़रदारी साहब और बिलावल साहब जब बाहर गए तो
मीडिया में लोग कह रहे थे कि जी जरदारी साहब कह दिए गया कि मुल्क से बाहर निकल जाएं, अब वो वापस आ गए, कहते हैं बुला लिया गया उनको। तो एक तरफ हो जाए ना, अभी वो चक्कर, मतलब हमारे मीडिया के दोस्त भी चक्कर लगा रहे हैं कि यार चले गए, भेज दिया गया, आ गए, बुला लिया गया। नहीं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पे तो आप लोगों को है ना प्रॉब्लम्स। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग देखें, यही एसपी हैं, यही डीसीज हैं, यही कमिश्नर्स हैं, कभी एक कोई सखर में होगा, कोई बदीन में होगा, कोई लड़काना में होगा, ये क्यों कल बिलावल साहब ने कहा हम तो 14 मई को भी 2 सूबों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, ये बात फैक्चुअली गलत है। ठीक है, लोग तो कहते थे पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, आप तो मुखालिफ रहे हैं कि केपी और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट कहती रही करवाएं, आप पोजीशन लेते थे कि नहीं करवाएंगे। हमने उसके सबके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐलान किया था कि इलेक्शन हो रहे हैं, हमने अपनी टिकटें भी तकसीम कर दी थी, हमने टिकटें इलेक्शन कमीशन में अपने सिंबल्स के लिए जमा भी करा दी थी। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि पूरे पाकिस्तान में एक जगह पे इलेक्शन हो, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने इस बात को इंडोर्स किया, हाँ ना हमारे पास पैसे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, तो पार्टी में तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अहमियत नहीं दी। हमने एक साथ इलेक्शन की बात की, लेकिन उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही थी, उसके बाद हमने टिकटें भी तकसीम की, हमने इलेक्शन कमीशन में टिकटें भी जमा कराई। उस वक्त आपने ये नोटिस नहीं किया कि आइन ये नहीं कहता पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, आइन बड़ा सिंपल था, उस वक्त भी 90 दिन की बात करता था। आइन ये भी कहता है कि आप किसी कहने पे तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, कि आपको आप किसी के फरमाइशी प्रोग्राम पे बिल्कुल असेंबली तोड़ें, आप खुद, लेकिन आइन ये कहता है टूट गई तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आपका अपना सीएम कहता है कि मैं तो असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, अगर कुछ लोग पहले चले जाते, उठा लिए जाते या जेल में, ठीक है, पे तोड़ी गन पर। अच्छा, फिर आप कहें कि जी मैंने फलां फॉर्मर जनरल के कहने पे जो असेंबली तोड़ी ताकि पूरा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करवा देगा, नहीं करवा सका। लोग अभी ये शक कर रहे हैं ना कि एकदम से आपको आइन याद आ गया, पहले 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उस वक्त 90 दिन नहीं थे, अब 90 दिन हो गए, तो इसका मतलब मामला कुछ और हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन ना हो? नहीं, हम तो पहले भी 90 दिन की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अपना मौके बदला है ना। हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क एडहॉक पे नहीं चल सकता। उसके लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक हुकूमत, एक नई हुकूमत है जो इस मुल्क को बहरों से निकाले। बड़े बहरान में आप बिजली की सिचुएशन देखें, इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एडहॉक पे नहीं चल सकता। आज बिलावल साहब ने भी क्या कहा है कि केयर टेकर बने, चेयर टेकर ना बने। जरदारी साहब ने कुछ और कहा है ना, लेकिन क्या कहा? हंसी की वजह जरदारी साहब ने कुछ और कहा है। उन्होंने कहा है निगरां हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। अब इतनी उम्मीदें हैं कि मुल्क को केयर टेकर बेचारा 3 महीने में क्या मुल्क को तरक्की की राह पर डालेगा। नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप 16 महीने में कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं था, और निगरां हुकूमत जिसके पास इख्तियारात भी नहीं, आप कह रहे हैं कि आप तरक्की की राह पर डालें मुल्क को, ताकि बाद में हम आके संभालें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए, किसी चीज़ पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी जो चीज़ों की है वो चलनी चाहिए, और जो चीज़ अगर आप 3 महीने के लाए तो कम से कम वो चीज़ें तो आप करते जाए ना। अब कह कि मैं 3 महीने के आया मैं कुछ नहीं करना। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो आप लोग करके गए वो अगर कंटिन्यू हुई तो तरक्की नहीं होगी और बेचारी आवाम पिसेगी उससे। तो ये तो आपकी सोच है ना, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ साहब ने खुद कहा है कि इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत इंतहा पे है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है, उसका हल पाकिस्तान भी उस पार्टी के पास है, एक नौजवान सियासतदान के पास है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर बिलावल पीपल्स पार्टी के पास, जरदारी साहब कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, प्लीज आप आप मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर डालें। केयर टेकर जो है 3 महीने के लिए होते हैं, बिलावल साहब के पास है, और बिलावल साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इस नुक्ते पे भी आपको इख्तिलाफ नहीं नजर आ रहा? कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर है और एक पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। आप मिर्च मसाला लगाना चाहते हैं और बात है, लेकिन ये चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुटी सचिव थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने पर जोर दिया, जिसके बाद आज आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया है और उस बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रद्द अमल आया है। ये क्या हो रहा है, सब कुछ इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऐसा लगता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और को चेयरमैन, जो कि बाप बेटे भी हैं, वो आमने सामने आ गए हैं इलेक्शन के मामले पे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, साथ में इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार भी किया, कहा कि उनकी दोगली पॉलिसी है। लेकिन आज जो बयान आसिफ अली जरदारी साहब का सामने आया है, उसमें वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो पाबंद है हल्का बंदी करवाने के, क्योंकि अब मरदमशुमारी अप्रूव हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया बिलावल साहब का, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो कह रहे हैं कि घर की बातों पर आसिफ अली जरदारी के बयान का पाबंद हूँ, लेकिन आइन और कानून और सियासी मामला पर आइन का पाबंद हूँ, और जो चीफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले थे मैं उसका पाबंद हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है इस वक्त मामला? देखें, ये पीपल्स पार्टी में एक बड़ी पुरानी रवायत है कि वहाँ पे बहुत खुल के इख्तलाफ राय होता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये मुझे याद है कि पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है पीपल्स पार्टी में। और ये जो मामला है, इस मामले पे आसिफ अली जरदारी साहब
जो हैं वो पहले तो पाकिस्तान से बाहर थे, अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिलावल साहब जो है उन्होंने मेरे ख्याल है बदीन में जी बात किया, उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है क्योंकि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। तो इसमें बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ज़ाहिरी वो उनका वही मौक़िफ़ है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुआ है। अब वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें आसिफ जरदारी साहब मौजूद नहीं थे क्योंकि शायद वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात यह कि उसमें एतजाज़ हसन साहब को भी बुलाया गया था, जी, तो हो सकता है इस वजह से भी जरदारी साहब उस इजलास में ना गए हों। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन इसमें अब देखना ये है कि एक तरफ जरदारी साहब जो हैं वो रियासती इदारों से मुहाजराई की पॉलिसी से गुरेज कर रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि आइन जो है वो सब पे उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए और फिर वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की भी बात कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि ख़ुद मेरा ज़ाती तौर पे यही मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए तो मैं उसको कैसे गलत कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी में, इसमें मेरा ख्याल है डिबेट होगी, घर के अंदर भी डिबेट होगी, दोबारा CEC का इजलास होगा उसमें भी डिबेट होगी, तो ये मसला हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 224 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो 90 दिन में इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन अब उसको अगर आसिफ अली जरदारी साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी वीक विकेट पे है। तो मीर साहब जो आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ इनकी पार्टी में होता रहता है, लेकिन हमने आमतौर पे ये नहीं देखा है कि पब्लिकली आकर एक दूसरे के बयानात के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जा रही हो। और आपको याद होगा जब असेंबली का आखिरी दिन था तो उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैंने ज़रदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से ये कहा है कि आप ऐसे सियासी फ़ैसले करें जिससे मुझे और मरीम को सियासत करने में आसानी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी उस वक्त भी कुछ मानी खेज बात कर गए थे। तो अभी भी ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यू टर्न नहीं ले रही है अपने फैसलों पे अंदर, क्योंकि इख्तलाफात हैं और चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है इनको ये सोचना चाहिए कि ये किसकी खातिर आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे मकतबा फ़िक्र की खातिर आपस में लड़ रहे हैं जिसने कभी भी इनके साथ वफा नहीं की, तो मेरा ख्याल है गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं हो रहा, ये मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे जो है वो अभी कोई खुल के बात ना करें, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही है और मुझे नहीं लगता कि वो भी लड़ाई जो है वो छुप सकेगी। ऐसी ही लड़ाई आपको PTI में भी नज़र आ गई है, वहाँ तो बहुत से लोग खुल के सामने आ गए हैं, एक मुफाहमती ग्रुप और एक मज़ामती ग्रुप। तो ये इनको ये सोचना चाहिए, तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए कि किसी तीसरे की खातिर आपस में मत लड़ें। और आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो इस मामले का इख्तिताम आपको कहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि पब्लिकली इसी तरह का इख्तलाफ जारी रहेगा या सुलह हो जाएगी? और अगर सुलह होगी तो किसका मौक़िफ़ प्रिवेल करेगा, ज़रदारी साहब का या बिलावल साहब का? मैं किसी एक पार्टी या कुछ इंडिविजुअल्स के इख्तलाफात को इतना अहम नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ा बना दिया है और उस आइन की बहुत सी जो शिकें हैं उनको गैर मौसर कर दिया है, वो ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर आइन होगा तो पाकिस्तान होगा, इसलिए जो आदमी आइन के साथ खड़ा है मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सबको हमारे अपने आइन के साथ खड़े होना चाहिए। तो मीर साहब आपको याद होगा जब CCI का इजलास होना था जिसमें सेंसस की अप्रूवल होनी थी, उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पुराने मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। फिर CCI में गए, वहाँ पे अप्रूवल हो गया मरदमशुमारी का। फिर पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू किया कि नहीं, मरदमशुमारी तो अप्रूव कर दी हमने, लेकिन डीलिमिटेशन का आइन में जिक्र नहीं है, तो वो पाबंद नहीं इलेक्शन कमीशन, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। फिर अब उस पर यूटर्न लेकर ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है। मेरा ख्याल है तो ये सारा कंफ्यूजन इस वजह से है कि नहीं, ये कंफ्यूजन जो है ये कमरजमान कायरा साहब की स्टेटमेंट की वजह से हुआ था, जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। फिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? वो किसी ने उनको भेजा था वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है फैसल करीम कुंडी साहब जी, उन्होंने मुझे कहा है
कि कायरा साहब से पूछें कि आपको वहाँ पे किसने भेजा था, आप किस हैसियत में गए थे। आप तो वहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे ही नहीं, वहाँ पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे थे, मुराद अली शाह साहब और नवीद कमर साहब। तो मैंने कहा कायरा साहब तो कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने कहा वो कैबिनेट के मेंबर थे लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनको किसी ने नहीं बुलाया था। मतलब ना ज़रदारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, ना बिलावल साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी और की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये फैसल करीम कुंडी साहब का मौक़िफ़ है। आसिफ जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है तो आसिफ जरदारी साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनरली इनकी असूली पोजीशन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि केपी और पंजाब के वक्त पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ नहीं था, उस वक्त वो खड़े हुए थे नून लीग के साथ, शाना बशाना थे। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी तरह जब पिछले साल तहरीक में इत्माद आई थी जी, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ का किरदार था जी, वो भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी आर्टिकल 5 की बुनियाद पे जो है वो तहरीक में इत्माद जो है उस पर काउंटिंग नहीं होने दी, वो भी एक गैर आइनी काम था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है, अपनी सियासी मुफाद के मुताबिक उसको मरोड़ देते हैं, उसका रुख तब्दील कर देते हैं। लेकिन मेरे और आप जैसे जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, वो जो हैं उनको चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हों। तो आज अगर बिलावल साहब वाकई खड़े हो गए आइन के साथ, तो मेरा तो पुराना मौक़िफ़ है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, या मामला ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिला, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, डेवलपमेंट काम रोक दिए हैं, इसलिए वो अब आइन को सामने रख के कह रहे हैं कि देखिए ये नहीं चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं ये पोजीशन? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट और फिर उसके जवाब में एक और बिलावल साहब का स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है। तो उसके बाद घर पे आपकी बात मान सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये जो सिंध गवर्नमेंट में जो तकर्रियाँ और तबादलियाँ, ये बहुत पीछे रह गए हैं। अब बात बहुत आगे निकल गई है और इस मामले को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको आइन के साथ खड़े होना चाहिए, तो ये घर का मसला भी हल हो जाएगा। और लेकिन आज जियो की यही खबर है कि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा रहा है, खासतौर पे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, मुराद अली शाह के करीबी साथी हैं। उससे पहले भी खबर आई थी कि कुछ वुज़रा को भी जो है नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया है। आपको लगता है कि ये जुड़ा हुआ है मामला से? तो देखें ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो लोग ये नो फ्लाई लिस्ट में डालते हैं वो कौन लोग हैं? कोई उनका नाम पता है आपको? नहीं पता ना, लेकिन आपको पता है, लेकिन वो कौन है, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत है भी और पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आइन है भी और पाकिस्तान में आइन नहीं भी है। तो इसलिए ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इनके वो तमाम लीडर जो इस वक्त किसी को खुश करने के लिए अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप से इख्तलाफ कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ बगावत करके किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद ये पछताएंगे। किसी को खुश करने के लिए आप अपनी पार्टी की पॉलिसी और पाकिस्तान के आइन से अगर आप बेवफाई करेंगे जी, तो इसका मतलब ये आप इस्तेमाल हो गए। मीर साहब, एक और भी बयान आज ज़रदारी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। अब ये कहते हैं कि 16 महीने हमारे लिए काफ़ी नहीं थे, हम कैसे मामलात को बेहतर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ज़रदारी साहब जो कि एक जमहूरी पार्टी के को चेयरमैन है, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। ये 3, 4, 5 माह में क्या कर लेगी निगरान हुकूमत बेचारी? कैसे डालेगी मुल्क को तरक्की की राह पे, जब आप 16 महीने में नहीं डाल सके, उससे पहले आपके 3 अदवार रहे उसमें नहीं डाल सके? क्यों इतनी उम्मीदें हैं फिर इस गवर्नमेंट से? मेरे ख्याल है अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आप वो ये तो नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत जो है वह इनकम्पिटेंट है। तो अगर उन्होंने निगरान हुकूमत से अच्छी उम्मीद का इजहार किया तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, क्योंकि आप वक्त बहुत कम है ना, 3 महीने लगा लें, 6 भी लगा लें, कम है ना वक्त। नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत का असल काम जो है वो इलेक्शन कराना है। तो निगरान हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आसिफ जरदारी साहब जैसा जो कौमी सतह का लीडर है वो उससे कोई और अच्छी उम्मीद रखता है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सही। और ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो तारीख दे सकते हैं, अब तक तारीख नहीं दी है। कल मोहम्मद अली दुरानी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई है और फिर ये चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ से भी दोबारा बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। क्या ऐसी कोई खबर है? अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो शायद इसलिए इलेक्शन की डेट उन्होंने अभी तक नहीं दी कि ये जो पिछली पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट ने अगस्त के महीने में बहुत से बिल जो हैं थोक के हिसाब से पास किए थे। तो इसमें इससे कुछ अर्सा पहले एक बिल ऐसा भी था जो इलेक्शन एक्ट
2017 के सेक्शन 57 में अमेंडमेंट का बिल था, जिसमें इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। वो बिल सदर साहब के पास गया और उन्होंने उसको पढ़े बगैर उस पर दस्तखत कर दिए, जबकि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 में अभी तक वो जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। वो कहते हैं मेरे पास है राइट, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत कर दिए जो आइन के आर्टिकल 48 के खिलाफ था। तो ये सदर साहब जो है, मेरा ख्याल है उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए कि मामला ये नहीं है कि आपने अपना इख्तियार इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। मामला ये है कि आपने पढ़े बगैर ही एक ऐसे बिल पे दस्तखत कर दिए जो आइन के आर्टिकल 48 के खिलाफ था। अब उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो खुद इलेक्शन की तारीख दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क को मुस्तकिल माशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमती इकदाम में हर रोज़ तेज़ी आ रही है। डॉलर की कदर और महंगाई पर काबू पाने, बिजली गैस चोरी रोकने और मुख्तलिफ अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि कलील अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए सिविल और मिलिट्री क़यादत की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास मुसलसल 2 रोज़ तक जारी रहा, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी को मुमकिन बनाने के लिए नई वीज़ा रजीम से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। और ये फैसला किया गया है कि गैर मुल्की कारोबारी अफराद को बाआसानी वीज़ा फरामी यकीनी बनाई जाए, सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े दिए जाएँ। जबकि कल इजलास के पहले दौर के बाद निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने बताया था कि रवां साल मुल्क में 6 अरब डॉलर्स के इनफ्लो मुतवक्को हैं। अहम बात यह है कि मुल्क में SIFC के तहत 75 बिलियन डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 25-25 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर सकते हैं। जबकि आज सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी अक़वाम ने सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लेने और रेकोडेक में सऊदी अरब की सरमायाकारी मुमकिन बनाने के लिए हर मरहले पर सख्त डेडलाइंस तय करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक SIFC एपिक्स इजलास में आरबी चीफ ने मुतल्लिका निगरान वज़रा और ब्यूरोक्रेट से सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर करने पर जोर दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने मुनाफे की रिपैट्रिएशन के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सरमायाकारी पर इजाफी मराद का भी मुतालबा किया है। सऊदी अरब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद ये मामला SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में भी ज़ेर गौर आया और इजलास में फैसला किया गया है कि वज़ारत तवानाई मार्च तक मिनरल पॉलिसी और इसके लिए लीगल और इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क तय करेगी। इसके अलावा रेकोडेक मंसूबे के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की हायरिंग को पेपरा रूल से इस्तना दी गई है ताकि डेडलाइन के अंदर ये काम मुकम्मल किया जा सके। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी बिजनेस कम्युनिटी के उस इजलास में मौजूद थे जिसने आरबी चीफ से मुलाकात हुई और जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए थे कि स्मगलिंग रोकनी है, होर्डिंग के हवाले से क्रैकडाउन करना है, खासतौर पर जो करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो रही है, और ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन भी नजर आया है, ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी क्रैकडाउन किया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उस मीटिंग में मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि तमाम इश्यूज को राइटली आइडेंटिफाई किया गया और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको भी जो है वो मेंशन हुआ और वो डिस्कस हुआ। आई थिंक आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जो है आर्मी चीफ साहब ने GHQ में कुछ बिजनेसमैन को बुलाया, उसमें भी मैं शामिल था और वहाँ भी उन्होंने ये SIFC कॉन्सेप्ट को जो है वो मेंशन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सऊदी अरब, UAE, चाइना, इन सब से जो है वो बात हुई और दे आर सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया। तो उन्होंने उसका दोबारा मेंशन किया, उसका अमाउंट्स जो है वो मेंशन किए और उसके बाद से अब तक उन्होंने फिर ये SIFC अथॉरिटी भी जो है वो बना ली और उसकी अब मीटिंग्स जो हैं वो होने लगी हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू इस वक्त चल रहा था शहजाद भाई, वो है हमारा मुसलसल रुपए की कदर में कमी और डॉलर की प्राइसेस जो है वो बढ़ना। अब उससे ज़ाहिर 2-3 बड़े मसले पैदा होते हैं। एक तो मसला ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो रुकता नहीं है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है तो आम आदमी के लिए जो है वो ये बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। दूसरा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई रहता है तो इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं और इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो फिर
गवर्नमेंट खुद अपने लिए उनको प्रॉब्लम और फिर बिजनेसेस के लिए जो है वो एब्सोल्युटली जी। प्रॉब्लम। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो डॉलर की जो राइज है वो बेसिकली उसका मेन रीजन ये है कि ओपन मार्केट जो है मैनिपुलेट हो रही है, यानी वो लेस देन 5% की जो मार्केट है वो डिक्टेट कर रही है 95% से ज्यादा की मार्केट को। तो पहली दफा, हालांकि हम पास में जो है वो मैं कहता रहा हूँ अक्सर कि उसको जो है वो क्रैक डाउन करने की जरूरत है। 2019 में भी जब उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, आप लोगों की मुलाकात हुई थी, आप लोग उसमें भी बड़े होपफुल थे कि जो बातें हुई हैं उसमें स्मगलिंग रुकेगी, होर्डिंग रुकेगी और तमाम आपके सवालात के जवाब मिल गए थे। लेकिन कुछ अरसे तक तो ये होता है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम होता है तो फिर हम देखते हैं कि होर्डिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो करेंसी की हो या शुगर और वीट की हो, ऑयल की हो, ये सब शुरू हो जाता है। तो अब आपको लगता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट होगी? और दूसरा, साथ साथ हमें इस क्रैकडाउन के अलावा जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना बहुत हद तक बहुत देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा सारा मामला। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 2019 में भी आपने सही कहा था और उसमें कुछ अरसे तक जो अमल हुआ तो उसके नताइज आए थे और हमने देखा उस वक्त में भी ये हो रहा था कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट एक हो गया था और ओपन मार्केट से जो एक्सचेंज कंपनीज जो है वो इंटरबैंक में डिपॉजिट्स कर रहे थे और उससे फिर रेमिटेंसेस भी जो है वो हमने देखा कि जो है वो काफी बढ़ गए थे। तो उसके नताइज जरूर आए थे। बट यहाँ आप बिल्कुल सही है कि फिर कुछ अरसे के बाद जो है ये दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं और जब रिलैक्स हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी जो है वो कंप्लेंट्स होती हैं कि इसमें जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं वही इसमें जो है वो मिले हुए होते हैं और इसमें फैसिलिटेट जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें चीफ साहब ने जो है वो डिटर्मिनेशन शो की कि आप उसके नताइज जो है वो देखेंगे और ये भी बहुत अहम जो है वो नुक्ता है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। जी। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो इसके जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। दूसरा ये है कि फंडामेंटल्स की जो आपने बात की है वो जरूरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो होगा इन्वेस्टमेंट से। क्या आप जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, आईटी और डिफेंस प्रोडक्शन, लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात भी की, तो बट उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए कंस्ट्रक्शन में करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं डीएचए बेच रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे होते हुए तो ये कंस्ट्रक्शन जो है आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन आई थिंक वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। तो उसमें लोगों में ये होप पैदा हुई कि कम से कम ये इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाइड है और हम अब और देख आर रहे हैं साहब, कि आप कैबिनेट आप में। आप एज अ बिजनेसमैन कितने होपफुल हैं? क्योंकि इस वक्त तो जो पाकिस्तानी है उनका सेंटिमेंट भी वाकई डाउन है और वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे। अब सुनने में आता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस वक्त आपको लगता है कि ये जो SIFC है इसके नताइज होंगे? हमारे दोस्त ममालिक ने इंटरेस्ट तो शो किया है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, लेकिन आज भी शहबाज राना साहब की खबर थी कि सऊदी अरब का भी एक कंसर्न है कि हमें जब प्रॉफिट डिविडेंड रिपैट्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या मसला होगा, क्योंकि पिछले पूरे एक साल हमने देखा है क्योंकि रिजर्व्स हमारे कम रहे, डॉलर रिपैट्रिएशन जो बाहर की कंपनीज होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। ये भी कंसर्न है। फिर इस मुल्क में ऑलरेडी 22% इंटरेस्ट रेट है जो कि मजीद 1.5-2% से बढ़ सकते हैं। इस वक्त अफराते ज़र बहुत ज़्यादा है, डिवैल्यूशन के खतरात रहते हैं। तो आपको जेन्युइनली लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं इंडिया में G20 समिट भी हो रहा है, उनके पास एवेन्यूज तो है दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप कितना होपफुल है कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तानी बिजनेसेस का यह हाल है कि जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी जो है वो अच्छा लगता है। तो उस वक्त कोई भी ऐसी उम्मीद की किरण के जहां से हम स्टार्ट ले और चीजें जो है वो कम से कम डिक्लाइन जो है वो रुक जाए और डिक्लाइन रुक जाए और फिर रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो। इसमें जो क्वेश्चन है जो शहबाज राना की आप बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बड़े लेजिटिमेट है क्योंकि वो हर इन्वेस्टर जो है वो ये क्वेश्चन करेगा तो उसको अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना होगा और उनको बताना होगा कि हमारी ये प्रोजेक्शंस हैं और ये इस पाथ पे हम चलेंगे तो हम ये जो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है, शिकायत है, इसको हम ओवरकम करेंगे क्योंकि ये एरियाज में कोई बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। उन्होंने एक बात की जो आपके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है जी। और वो ये है कि वो इन ममालिक ने ये कहा है कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट्स के
जो रुपी कंपोनेंट होगा उसके हम फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक में जमा करा देंगे, ताकि आपकी जो रिजर्व्स है उसका मसला भी जो है वो हल हो, और जाहिर है वो फिर ये तो वाकई स्पेंडिंग जो बड़ी है वो इंपॉर्टेंट रुपी बात में है। होगी। आरिफ साहब, तो ये कितना, इसका कोई ड्यूरेशन बताया गया है कि कब तक ये हो जाएगा? ये उन्होंने जो कुछ माह पहले भी बात की थी, तो उन्होंने यही बात की थी। तो आई होप कि जब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से वो और कोई बात की, क्वांटम और इसका अमाउंट डिस्कस हुआ था? जी उन्होंने ये बताया कि पहले जो है वो सऊदी अरब से हमारा $25 बिलियन की बात हुई। उन्होंने कहा मैं आपके पास जो है मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा कि हम $1-2 बिलियन की मदद लेने नहीं आए, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो उन्होंने फिर $25 बिलियन का जो है वो फिगर की बात हुई, और उन्होंने कहा ये अगर 25 बिलियन आप पूरा कर लेते हैं सही। तो हम 25 बिलियन और करेंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि यूएई में भी यही बात हुई, और उन्होंने भी उसको जो है वो कनकर किया है, और फिर वो और साहब, एक और उस दिन बड़ी उनका इंपॉर्टेंट बात आर्मी चीफ ने कही कि जब उनसे सवाल हुआ कि आईएमएफ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आईएमएफ से अगर आप 3-4 साल का मुआहदा करते हैं $5-6 बिलियन के लिए, तो उसमें मुश्किलात बड़ी होती हैं, जहां आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है, और आपने खुद कहा कि इसके असरात आम आदमी पे बड़े नेगेटिव पड़ते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जैसे इस वक्त अगर हम बिजली में चाहें तो कोई सब्सिडी आईएमएफ की वजह से नहीं दे सकते। इस पॉइंट पर आपका क्या व्यू है? क्या हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम आईएमएफ पे नहीं जाएंगे, या हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, फिलहाल जब नई हुकूमत भी आ जाए तो एक नया आईएमएफ का मुआहदा जरूरी है? आपकी क्या राय है इस पर? आई थिंक बिल्कुल ये आईएमएफ से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो अभी एसबीए हमारे पास है, और ये जो मार्च तक हमारे पास ये प्रोग्राम है, मार्च के बाद की तैयारी करनी चाहिए कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे, और हम अपने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को जो है वो नीचे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो रिफॉर्म्स दरकार थी वो रिफॉर्म्स जो हैं वो हो गई हैं। आप ये देखें, असद उमर के ज़माने से ये आईएमएफ का प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है, और इस प्रोग्राम ने, इस दफ़ा के आईएमएफ प्रोग्राम ने ख्वार कर दिया। ख्वार ये कर दिया कि हम 125 रुपए पे जो है वो डॉलर था, वो आज 300 रुपए पे जो है वो आ गया। आप इमेजिन करें कि इससे जो इन्फ्लेशन है और आम आदमी के लिए कितने मसाइल जो है वो बढ़ गए। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आप मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।